नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं विकास तिवारी स्वागत करता हूं आपका एनालिसिस स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज़ के अंतर्गत हमारी पूरी टीम आपकी जनरल साइंस की तैयारी करवाएगी। देखिए, जनरल साइंस जो है जनरली हर वन डे एग्ज़ाम की मेन की होती है और किसी भी एग्ज़ाम को आप उठाकर देखें तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसलिए हमने ये पूरी नई सीरीज़ स्टार्ट की है। इसमें मैं आपको पूरा केमिस्ट्री का सेगमेंट कराऊंगा और मेरे साथ जो अन्य टीचर हैं वो आपको बायोलॉजी और फिजिक्स के भी पूरे चैप्टर करवाएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी केमिस्ट्री के लिए। देखिए, मैं आपको शुरू में ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग बहुत ज़्यादा कोर केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे। हमें वो 11-12 की केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है जिसके अंदर हमें बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ या बहुत ज़्यादा की डीप केमिस्ट्री में नहीं जाना है। हमारा पेपर जो हमसे पूछता है वो है जनरल साइंस और इसी को टारगेट रखते हुए मैंने अपनी पूरी सीरीज स्टार्ट की है। तो आज जो मैं पहला चैप्टर शुरू करने वाला हूँ उसका नाम है द्रव्य एवं उसके गुण, मैटर एंड देयर प्रॉपर्टी। तो चलिए पढ़ते हैं अब इसे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि द्रव्य या मैटर होता क्या है। देखिए, ये सामान्यतः यह परिभाषा दी जा सकती है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह दो चीज़ों से मिलकर बना है, पदार्थ और ऊर्जा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भी चीज़ जिसमें द्रव्यमान होता है या जो स्थान घूरती है उसे हम पदार्थ या मैटर कहते हैं। जैसे कि आप जो कुछ भी देख पा रहे हो, चाहे वो हवा हो, चाहे डेस्क हो, चाहे आपके सामने रखा हुआ फ़ोन, कॉपी या जो भी कुछ हो, उसे हम पदार्थ की अवस्था में रखते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं होती कितनी हैं, वो हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए, सामान्यतः पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं मानी गई हैं, ठोस, द्रव, गैस। परंतु कुछ साइंटिस्ट की दो अन्य अवस्थाएं भी मानते हैं जिसकी हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ठोस, द्रव और गैस में डिफरेंस क्या क्या होता है। देखिए, ठोस मतलब सॉलिड। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी अगर आप समझेंगे तो सबसे पहले इसमें एक निश्चित आकार, दूसरा निश्चित आयतन और तीसरा जो इसके कण होते हैं वो अत्यंत पास पास होते हैं। जैसे कि आप लोहा, तांबा या कुछ भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी है अवस्था उसे कहते हैं हम द्रव या फिर लिक्विड। तो लिक्विड में एक चीज़ है कि इसका कोई भी आकार नहीं होता परंतु इसका आयतन निश्चित होता है। जैसे आप समझिए पानी, पानी का आयतन तो फिक्स है कि अगर 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी है, लेकिन हम जिस बर्तन में रखेंगे वो उसका आकार ले लेता है। इसी प्रकार जो तीसरी अवस्था होती है उसे हम कहते हैं गैसेस अवस्था। इसमें ना तो इसका आकार निश्चित होता है ना ही इसका आयतन निश्चित होता है और इसके जो कण होते हैं वो अत्यंत दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि पदार्थ की जो अन्य दो अवस्थाएं की चर्चा की जाती है वो कौन कौन सी होती हैं। चौथी अवस्था जैसे कहते हैं वो है प्लाज्मा अवस्था। देखिए, जनरली ये कहा जाता है कि जो प्लाज्मा अवस्था है वो पृथ्वी पर मिलना संभव नहीं है। सामान्यतः जो सूर्य है या जो अन्य तारे हैं उनके अंदर यह अवस्था पाई जाती है। यह अवस्था बहुत ही ज़्यादा उच्च ताप के ऊपर निर्भर करती है और जो सूर्य में और तारों में जो चमक होती है ना उसका कारण कहीं ना कहीं प्लाज्मा अवस्था ही होती है। अब जो हम समझते हैं कि जो पांचवी अवस्था है उसे हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। सामान्यतः वायु के घनत्व का 1 लाखवें भाग जितने घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम ताप पर ठंडा करने पर यह अवस्था प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए कोई सामान्य वायु है, अब उसको कुछ ना कुछ घनत्व होगा। अब उस घनत्व का जो 1 लाखवां हिस्सा हम लेते हैं और उसे हम बहुत ही ठंडा करें बहुत कम ताप पर, तो जो अवस्था होगी उसे हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था कहते हैं। इसकी खोज 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस ने इसके ऊपर कुछ गणनाएं करी थी और बाद में आइंस्टाइन ने उन्हीं गणनाओं का प्रयोग करके इस अवस्था को सिद्ध किया और इसकी भविष्यवाणी कही। इसलिए इसे सम्मिलित रूप से बोस आइंस्टीन और कंडेंसेट अवस्था के बारे में कहते हैं। अब चलिए आगे समझते हैं कि द्रव्य में अवस्था परिवर्तन होता कैसे है। जैसे मतलब ठोस से द्रव और द्रव से गैस होता कैसा है। तो आप लिस्ट में देख पा रहे हैं कि जब कोई भी हम ठोस को द्रव में परिवर्तित करते हैं तो उसे हम गलन कहते हैं और जिस पॉइंट पर आके ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है उसे हम गलनांक कहते हैं। या इसके अलावा जो द्रव को गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं और जिस पॉइंट पर द्रव वाष्प में गैस में परिवर्तित होने लगता है उसे हम उसका क्वथनांक कहते हैं। इसके अलावा जब द्रव सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो, जैसे हम द्रव को जैसे जमा दें या पानी को फ्रिज में रख दें, तो इसकी प्रक्रिया को जमना कहते हैं। और एक और जो स्थिति है उसे हम बोलते हैं ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए, इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे जनरली आप कपूर का उदाहरण इसमें ले सकते हैं कि कपूर को जब हम जलाते हैं तो ठोस से वो द्रव न बदल के वो सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब एक चीज़ और समझने वाली है कि ये अवस्था में परिवर्तन होता क्यों है। तो इसका कारण ये है, जैसे मान लीजिए आप कोई ठोस वस्तु लेते हैं और उसे गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या हुआ कि जो उनकी अणुओं की गति है वो तीव्र हुई और अणुओं की गति तीव्र होने पर वो अपने स्थान पर कंपन करने लगे और जब कंपन करेंगे तो उनमें अपन धीरे धीरे गैप बनता जाएगा और जैसे ही उसके कण थोड़ा दूर दूर उपस्थित होने लगेंगे ठोस तुरंत चेंज होकर द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम द्रव को बहुत अधिक गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उसके जो अणु हैं वो और दूर दूर पिघलना तेज कंपन करना चालू कर देते हैं, वो और दूर दूर हट जाते हैं और जब ये हटते हैं तो उसे फिर हम वाष्पीकरण कहते हैं कि वो गैस में परिवर्तित हो गया। तो चलिए अब हम समझते हैं कि पदार्थ का वर्गीकरण क्या होता है और इसे किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है।
तो सबसे पहले पदार्थों को मुख्यतः दो रूप में परिवर्तित किया गया है। सबसे पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व और यौगिक दो चीज़ें आती हैं और मिश्रण के अंतर्गत समांगी और विसमांगी मिश्रण आता है। तत्व को भी अगर आगे और छोटे भागों में डिवाइड करें तो तत्व आगे जाके धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत हो जाता है। और जब हम यौगिक को दो भागों में विभाजित करते हैं तो वह कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में वर्गीकृत हो जाता है। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ हम किसे कहेंगे? तो जिस पदार्थ में मौजूद सभी कण एक समान रासायनिक प्रकृति के हों उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मतलब सभी कण एक ही प्रकार के बने हों। जैसे सबसे पहले इसका वर्गीकरण में पहला आता है तत्व। तो तत्व वह पदार्थ है जिसे और अधिक छोटे रूपों में रासायनिक क्रिया द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे जो हमें प्रकृति से सीधे ज़मीन में खुदाई करके जिस प्रकार से रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जिन्हें और अधिक हम छोटे रूप में विभाजित नहीं कर सकते, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, अब इन्हें हम और ज़्यादा छोटे रूप में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसे हम कहते हैं तत्व। इसके अलावा तत्व को अब हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला धातु, फिर अधातु और फिर उपधातु। अब इस टेबल को आप समझ सकते हैं। सबसे पहले टेबल में धातुओं की कुछ प्रकृति बताई गई है। धातुएं क्या है? सामान्यतः चमकीली होती हैं दिखाई देने में। इनमें जब भी है ये दोनों धातुएं जो होती हैं वो ताप और विद्युत दोनों की चालक होती है। मतलब दोनों को अगर गर्म किया जाए तो इनमें गर्मी आराम से फैल सकती है और अगर करंट दिया जाए तो इसमें करंट आराम से फ्लो हो सकता है। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी जो है वो तन्य, डक्टाइल। मतलब क्या होता है कि धातुओं को हम तार के रूप में खींचा जा सकता है, वो तार के रूप में लंबे हो जाएंगे। और चौथा, धातुओं पर हम चोट करने पर वो पतली चादर के रूप में बन जाता है, जिसे प्रॉपर्टी को हम आगार वर्धनीयता कहते हैं। ठोसों के कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार हो सकते हैं कि सोना, चांदी, लोहा, ये सब धातुओं के एग्जाम्पल हैं। अब हम आते हैं कि अधातु किसे कहते हैं। तो अधातुओं की जनरली प्रॉपर्टी जो होती है कई सारी रंग की होती हैं। इनमें सामान्यतः चमक नहीं होती है और ये ताप और विद्युत दोनों की ही कुचालक होती हैं। ना तो ये तन्य होती हैं क्योंकि इन्हें खींचने पर ये टूट जाएंगी, और अगर इन्हें आघात वर्धनीय मतलब हथौड़े से चोट किया जाए तो ये चादर न बनकर भंगुर हो जाएंगी और बिखर जाएंगी। सामान्यतः इनके उदाहरण आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब अधातुओं के उदाहरण हैं। लेकिन एक और बीच की कैटेगरी भी होती है जिसे हम उपधातु बोलते हैं। उपधातु के अंतर्गत धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप सिलिकॉन ले सकते हैं, जिसका सामान्यतः प्रयोग हम सोलर सेल जो बनाते हैं इसलिए इसका सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह एक उपधातु है। यहाँ कुछ मैं आपको फैक्ट बता दूं कि अभी तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, जिसमें से 98 प्राकृतिक तत्व हैं और बाकी के तत्वों को हमने लैब में कृत्रिम रूप से बनाया गया है। जो अंतिम तत्व हमारा है उसे हम यूरेनियम कहते हैं। इसके बाद जो दो हमारे तत्व हैं जैसे पारा और ब्रोमीन, तो ये दोनों ऐसे तत्व हैं जो कमरों के ताप पे भी तत्व होते हुए भी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, और ये दोनों काफ़ी अच्छी विद्युत के सुचालक भी होते हैं। अब दूसरी जो अवस्था है शुद्ध पदार्थों की उसे हम कहते हैं यौगिक। तो यौगिक कैसे बनता है? तो दो या दो से अधिक तत्वों का नियत अनुपात, मतलब एक निश्चित अनुपात के अंतर्गत जब हम तत्वों को लेते हैं तो हमें यौगिक की प्राप्ति होती है। यौगिक का एक खास गुण ये है कि यौगिक जो बनता है वो अपने तत्वों के गुणों से कई बार बिल्कुल भिन्न भी हो सकता है। जैसे सबसे अच्छा इसका उदाहरण है पानी। जो पानी का आप सरल सूत्र जानते हैं कि H2O, मतलब इसमें 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन लिया गया है। मतलब यह एक निश्चित अनुपात 2:1 के अनुपात में मिलकर पानी बनता है। परंतु इनकी जो प्रॉपर्टी है, जैसे हाइड्रोजन आप जानते हैं जो ऐसी गैस है जो स्वयं जलती है, और ऑक्सीजन ऐसी है जो जलने में सहायता करती है। लेकिन जब इन दोनों को आपस में मिला दिया गया तो जो बना पानी तो वो आग को बुझाने के काम आता है। तो कहीं ना कहीं जो यौगिक में रासायनिक गुण हैं वो उनके तत्वों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। यौगिक भी दो प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला कार्बनिक यौगिक, दूसरा अकार्बनिक यौगिक। तो जो कार्बनिक यौगिक है उनका मुख्य प्रॉपर्टी ये है कि उसमें कार्बन होता है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बेंजीन, ये सब कार्बन यौगिक के उदाहरण हो सकते हैं। दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक, ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन अनुपस्थित न होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड और धावन सोडा Na2CO3 NaCl, ये सब अकार्बनिक यौगिक के उदाहरण होते हैं। अब बात करते हैं मिश्रण की। मिश्रण पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों का मिश्रण या निश्चित संगठन होता है। मतलब इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। इसका उदाहरण आप इस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे जल में हम चीनी को घोल देते हैं। अब हम कोई परफेक्ट अनुपात में नहीं घोलते, अपनी आवश्यकता के अनुसार घोलते हैं। मिश्रण को भी हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें जो द्रव्य मिलकर पदार्थ जो सॉल्यूशन बनता है वो पूरी तरह से समरूप होता है, उसमें आप विभेद नहीं कर सकते। जैसे जल में हम जब चीनी घोल देते हैं तो उसमें चीनी का पता नहीं लगता। उसी प्रकार से एक दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। इसमें जो उसके घटक होते हैं वो पूरी तरह से नहीं घुलते। जैसे जल में हम तेल को मिलाएं तो कुछ समय बाद अगर चाहे तो कुछ समय के लिए मिल जाएगा, परंतु कुछ समय बाद जल और तेल वापस अलग अलग दिखने लगेंगे। या जल में हम बालू को मिला दिया जाए तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब समझते हैं कि विलयन या सॉल्यूशन क्या होता है।
सॉल्यूशन होता है 2 या 2 से अधिक तत्वों को समांगी मिश्रण, विलयन या सॉल्यूशन कहलाता है। मतलब जिसमें पूरी तरह से तत्व आराम से आपस में घुल जाएं और समरूप दिखाई दे पूरा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त ये है कि जिसमें एक निश्चित ताप के बाद अब उसमें और अधिक पदार्थ की मात्रा न मिलाई जा सके। जैसे मान लीजिए आप जल का उदाहरण लें तो जल में हम चीनी मिलाते हैं तो एक लिमिट तक चीनी आपस में घुलती जाएगी, लेकिन एक अवस्था ऐसी आएगी कि उसके बाद अगर आप उस जल में चीनी घोलते हैं तो चीनी घुलेगी नहीं बल्कि थक्का बन के नीचे बैठ जाएगी। दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन वह हो गया जिसमें अभी हम पदार्थ की मात्रा और अधिक मिला सकते हैं, जिसमें और अधिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाई जाए तो थक्का नहीं बनेगा, संतृप्त नहीं बनेगा। और एक तीसरी अवस्था होती है जैसे होती है अतिसंतृप्त अवस्था। अतिसंतृप्त अवस्था इस प्रकार प्राप्त की जा सकती है कि जैसे सॉल्यूशन को अगर गर्म कर दिया जाए और फिर उसमें पदार्थ की मात्रा बढ़ाई जाए तो उसे हम अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। कि जैसे मान लीजिए शक्कर का जो सीरा बनाया जाता है तो सीरा में जनरली यही होता है कि हम जब गर्म करते हैं तो उसमें शक्कर की और अधिक मात्रा मिलाई जा सकती है। अब इसी प्रकार के जब हम समांगी विलयन को मिश्रण विलयन कहते हैं, इसी प्रकार से 2 और अवस्थाएं हैं जिन्हें हम कहते हैं निलंबन और कोलाइड। तो निलंबन और क्लोराइड दोनों ही जो हैं विसमांगी मिश्रण होते हैं। तो समझते हैं कि ये दोनों होते क्या हैं। देखिए, जो निलंबन होता है वो विसमांगी द्रव है जिसमें ठोस के कण द्रव में मिलते हैं, मतलब जो पूरी तरह से उसमें घुलते नहीं हैं और एक थक्के के रूप में अलग से दिखते रहते हैं। जैसे हम पानी में मिट्टी मिला दें या बालू मिला दें तो इसमें आप अलग से क्लियर देख पाएंगे कि ये एक जो मिश्रण है वो विसमांगी मिश्रण है और इसे हम निलंबन कहते हैं। और दूसरा एक विलयन होता है, उसे बोलते हैं कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन भी एक विसमांगी द्रव है जिसमें ठोस का आकार जो होता है वो निलंबन में जो हम कण मिलाए थे उसके आकारों से बहुत छोटा होता है। और इसे हम मिश्रण को ये मिश्रण जो होता है वो समांगी सा प्रतीत होता है, लगता नहीं है कि ये एक विसमांगी मिश्रण है। जैसे सबसे अच्छा इसका जो उदाहरण है वो दूध है, यानी मिल्क। अब आपको मैं एक टेबल यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कई सारे आपको कोलाइडी विलयन दिखाए गए हैं और ये टेबल कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि जैसे मान लीजिए एरोसॉल है तो एरोसॉल क्या है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन रहेगा गैस का द्रव में विलयन, गैस का ठोस में विलयन। तो ये टेबल आपको याद करनी होगी। जैसे पायस होता है तो पायस मतलब द्रव का द्रव में विलयन, जैसे दूध एक पायस है। ऐसी एरोसॉल क्या है तो गैस में द्रव का विलयन। एक ही एरोसॉल ऐसा होता है कि गैस में धुएँ का ठोस का विलयन, जैसे धुआं। तो इन सब टेबल को आपको याद करना है, ये पेपर में कई बार डायरेक्ट पूछी जाती है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको पढ़नी है, वो है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव का भी कई बार पेपर में जिक्र आया है। तो टिंडल प्रभाव वह प्रभाव होता है कि जैसे कोई कोलाइडी विलयन है, जब कोलाइडी विलयन में हम सूर्य के प्रकाश को प्रवाहित करते हैं, यानी प्रकाश को प्रवाहित करते हैं, तो प्रकाश का एक क्लियर मार्ग दिखाई हमें देने लगता है। जैसे आपने कई बार महसूस किया होगा कि अगर मान लीजिए आप गांव में कभी घर में हैं तो किसी अगर छोटे से छिद्र से प्रकाश अंदर आ रहा होता है तो उस प्रकाश का पूरा मार्ग हमें दिखाई देता है। इसे हम बोलते हैं प्रकाश का टिंडल प्रभाव। इसमें एक शंकु के आकार की आकृति बन जाएगी, तो जैसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं, आप इसे इसमें पढ़ सकते हैं। और एक और टेबल मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ जिसमें आप कोलाइडी विलयन, निलंबन और विलयन इन सब का आप अंतर आराम से पढ़ पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, यही थी हमारी पूरी वीडियो जिसके अंदर आज हमने पूरी केमिस्ट्री का हमारा जो पहला चैप्टर था द्रव्य एवं उसके गुण, इसे कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और मैं इस पूरी केमिस्ट्री को आपको पूरा तैयार करवाएंगे। थैंक यू।